वीडियो ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाजरीन, 3 दिन से मौसम खुशगवार है, गर्मी का ज़ोर टूट गया है, बारिश जो है वो हो रही है, लेकिन आई होप कि बिजली जो है वो संभल कर रहे, बिजली जो है वो गायब ना हो जाए। नाजरीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तिब्बी इमदाद, फ़ौरी तिब्बी इमदाद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, फ़र्स्ट एड पे बात कर रहे हैं। वैसे तो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपको अस्पताल का रुख करना ज़रूरी है, लेकिन मरीज़ की तबीयत को संभालना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो हॉस्पिटल से दूर होता है, तो तब तक आप मरीज़ को तिब्बी इमदाद दें ताकि उसकी हालत जो है वो संभल सके। डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं आपके फ़र्स्ट एड बॉक्स में होना, जो लाजिम है। आज भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आज भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं फ़र्स्ट एड के हवाले से, या इसके अलावा कोई दीगर बीमारी है जिसके हवाले से आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं फ़र्स्ट एड के हवाले से, यानी फ़ौरी तिब्बी इमदाद के हवाले से। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि अक्सर बच्चों में देखा गया है कि वो गलती से कुछ सिक्का, कॉइन जो है वो निगल लेते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो वो निगल लेते हैं, तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? जी देखें, ये एक एक्सीडेंटल कंडीशन होती है। अमूमन बच्चों की आदत होती है, छोटे बच्चे ख़ास तौर पे जिनके दांत निकल रहे होते हैं तो वो हर चीज़ मुंह में लेने की कोशिश करते हैं, और ऐसी सूरत में बाज़ वक़्त कोई ऐसी चीज़ इंजेस्ट कर जाते हैं जो कि इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है। मिसाल जैसे भी आपने कहा, सिक्के का इस्तेमाल, सिक्का जो है बच्चे अमूमन मुँह रख लेते हैं। अमूमन ये ठीक है कि अब सिक्के वैसे ही कम होते जा रहे हैं, अच्छी बात है। बटन्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई पिन है, या कोई ऐसे स्क्रू है कोई छोटा, या शीशे का कोई पीस है जो उनको नहीं पता है, या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, ऐसी सूरत में वो चीज़ निकल सकते हैं। अच्छा, अब एक तो चीज़ ये है कि पता नहीं चल रहा होता कि बात औक़ात बच्चे ने क्या चीज़ निकल ली है, ठीक है। तो इसकी अलामात कैसे पता चलेंगी कि बच्चे ने कुछ गलत निकल लिया है? एक चीज़ तो ये है कि या तो आपके सामने नज़र पड़ गई कि कोई चीज़ ऐसी मुँह में डाली है और निकालते वक्त स्लिप हो गई और वो अंदर चली गई, चाहे वो स्क्रू हो, शीशा हो, या कोई सिक्का हो, ठीक है। एक वजह हो सकती है। और दूसरा ये है कि अमूमन क्या होता है, बच्चे एकदम से रोना शुरू कर देंगे, और अगर इस एज के बच्चे हैं जो कि अपनी डायरेक्शन पेट पे बता सकते हैं, मिसाल के तौर पर पेट में दर्द महसूस हो रहा हो या और कोई वजह, बज़ाहिर तो अमूमन पेन भी लोकेट नहीं कर पाते हैं। 4 साल का बच्चा भी जो है वो एग्जैक्टली पेन लोकेट नहीं कर पा रहा होता है कि उसको कहाँ पे दर्द हो रहा है। ऐसी सूरत में हॉस्पिटल्स डेफिनेटली रश करना चाहिए है। इसका एक्सरे भी किया जाता है ताकि पता चले कि क्या चीज़ गई है, स्क्रू है या शीशा है और दूसरी चीज़ें तो एक्सरे पे पता चल जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वॉमिटिंग तो होती होगी बच्चों, डिपेंड करता है। अच्छा। बाज़ औक़ात ऐसा है कि अमूमन ये वैसे तो कुदरती एक निज़ाम है कि एक रिफ्लेक्स सा प्रोड्यूस होता है। अब वॉमिट होती है, बाज़ औक़ात नहीं भी होती है, ठीक है, क्योंकि वो पेनफुली इसोफेगस से अंदर चला जाता है। ऐसी सूरत में अगर वॉमिट हो भी जाती तो कभी ब्लड भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड भी, तो उसमें परेशान नहीं हो। एक चीज़ तो ये है कि हॉस्पिटल रश करें, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है हॉस्पिटल का या किसी ऐसे करीबी क्लिनिक नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपने करना ये होता है कि पहले तो खुद काम रहें। एक परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एकदम से घबरा जाएंगे तो फिर कैसे आप उसे ऐसे हेल्प करेंगे। दूसरा ये है कि अगर केले मौजूद हों घर में तो आप केलों का इस्तेमाल करा सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ उस सूरत में कि जब ये चीज़ मौजूद हो। अगर फ्रूट्स की मैं बात करूँ, केले अगर मौजूद हैं तो बच्चे को केले खिलाया जाए ज़्यादा, और इस्पगोल अगर नहीं है तो इस्पगोल का इस्तेमाल किया जाए। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये थोड़ा स्लिपिंग इफ़ेक्ट देती हैं। केला ख़ास तौर पे जब दिया जाता है तो वो इन चीज़ों को, जैसे स्क्रू है या शीशा है या कोई बहुत तेज़ धार वाली चीज़ है जो बच्चा निकल गया है, तो ऐसी सूरत में वो उसके साथ बाइंड कर जाता है और उसका स्लिपिंग मैकेनिज्म के ज़रिए आगे जा सकता है। ठीक है, ये उस टाइम तक की बात है जब तक आप हॉस्पिटल रश नहीं कर जाते। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि निकलनी, और अब वो निकाल, फॉर एग्जाम्पल टेनिस बॉल है, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं वो जो टेबल टेनिस की बॉल है वो मुंह में रखी है, वो ना निकाली जा सक रही है ना ऊपर है, तो उस सूरत में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेनिस बॉल का जो साइज़ होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो एक्चुअली हलक में तो जा नहीं सकता, लेकिन चोकिंग इफेक्ट सा फील होने लगता है। तो उसके तरीका ये है कि मुंह को बच्चे के खुला रखें और चीक्स को दबाएं तो एक्सपेल आउट होगी, पीछे नहीं जाएगी वो बाहर। एक बात। अच्छा, लेकिन जो अगर बटन टाइप की कोई चीज़ है जो सॉलो कर जाते हैं, अगर छोटा बटन है वो तो पेट में चला ही जाएगा, बहुत मुश्किल है कि वो बाहर निकले। और अगर स्टकअप हो रहा है तो स्टकअप होने की सूरत में उंगली डाल के उसको निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो मजीद स्लिप करेगा। ऐसी सूरत में नाक बंद करके उसके पेट पे हल्का सा ब्लो करेंगे, ऐसे दबाएंगे,
तो जो एयर बाहर निकलेगी तो उस सूरत में वो चीज़ बाहर आ सकती है, क्योंकि लेकिन नाक सही से बंद होना ज़रूरी है। ठीक है सर। तो अब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो चीज़ एक्सपेल आउट। सो लाइक कंप्लीटली आपने इस तरह से कर देना, नाक को बिल्कुल बंद कर देना है। बंद करने के बाद ज़्यादातर मुंह तो बच्चा सांस लेने की कोशिश करेगा बहुत थोड़े लम्हे के लिए, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि चोक हुआ है तो आप बहुत देर नाक नहीं बंद कर सकते। मैं कुछ सेकंड्स की बात करूँ, उस दौरान जिस वक्त आप पेट पे पंच दें, हल्का सा एक ज़ोर दें, पूरे पेट को यूं करके ज़ोर से दबाएं ऐसे, तो वो प्रेशर से जो है चांसेस होते हैं कि वो चीज़ बाहर निकल जाए। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपने बहुत सही बात, ज़बरदस्त बात की, कि अक्सर मैंने देखा है जब गले में कोई चीज़ चली जाती तो फिंगर वो डालकर जो है वो निकलवाते हैं, तो वो गलत है जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब अगर बात कर ली जाए गांव देहात की, खेतों की बात कर ली जाए, या कहीं बुशी एरियाज़ जो होते हैं तो वहाँ पे अमूमन लोगों का जाना होता है, तो उस सूरत हाल में सांप और इस तरह के जानवर मौजूद होते हैं, तो अगर वो स्नेक बाइट हो जाए तो तब उस सूरत में क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, स्नेक बाइट्स के लिए ऐसा है कि बिल्कुल गांव देहातों में क्या, बल्कि शहरी वो जगह जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं मौजूद हैं, शहर के अंदर भी, तो वहाँ पर भी स्नेक्स अमूमन निकल आते हैं और बाइट भी कर लेते हैं। इसमें एक दो चीज़ें जहन में रखें सांप के काटने के हवाले से, कि 3 किस्म के सांप मौजूद होते हैं। सही। एक जो है वो है न्यूरोटॉक्सिक, जो कि नर्व्स को आपकी डैमेज करते हैं, आपकी नसों को डैमेज करते हैं, सुन करते हैं। ओके। ठीक है, जिसके अंदर ये कोबरा जिसे हम कहते हैं, और उसके अलावा कुछ जो वाइपर्स टाइप के हैं ऐसे, जो कि ये न्यूरोटॉक्सिक कहलाते हैं, जो कि जिनके जहर से आपको नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। कुछ हैं जो जलेबिया सांप टाइप के जिसे हम कहते हैं, वो पिट वाइपर्स कहलाते हैं। अब वो वेस्कुलोटॉक्सिक हैं, यानी कि आप जब वो काटेंगे तो उसके बाद पूरे जिस्म में थोड़े टाइम के बाद टेंडेंसी क्रिएट होगी कि आपके जिस्म से खून रिसना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पे कान से हो सकता है, नाक से हो सकता है, आँखों से हो सकता है। ये वो यानी कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा देंगे। एक्चुअली जो कोगुलेशन फैक्टर है जो हमारे खून को जमाता है, उसमें विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है। तो वो क्या करता है, जब वाइपर्स जो हैं, जो जलेबिया सांप टाइप के जो हैं, ये बाइट करते हैं, तो ऐसी सूरत में वो यानी आपके जो खून के जमने वाले जो अनासर उसको कम कर देते हैं। तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। एक टाइप ये हो गई। तीसरा जो है पानी के अंदर हमारे जो चाहे वो झील है, नदी नाले है, इसी जगहों पर भी सांप मिलते हैं जो कि पानी के सांप कहलाते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर इनमें 90% जानलेवा नहीं होते हैं। ये पानी के जो सांप हैं, ये जब काटते हैं तो ये मस्कुलोटॉक्सिक कहलाते हैं, यानी कि जिस्म में बहुत शदीद दर्द करेंगे। इनके काटने से खुदा ना खास्ता अमवात नहीं होती, लेकिन जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है। ठीक है। तो और मसल्स को वक्ती तौर पे थोड़ा सा ये नाकारा भी बनाते हैं पेन के साथ साथ। ओके। तो अब ऐसी सूरत में एक मैं बहुत ख़ास बात बताने जा रहा हूँ, ज़रा जहन में रखिएगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि गांव देहातों में रह रहे हैं या उन जगहों पे जहाँ पे खेत हैं। डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, कॉल भी लेते हैं, इसके बाद हम तफसीली बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं बुशरा बानो बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बुशरा, क्या सवाल है आपका? ये जब मैं सांस लेती हूँ या मैं कोई काम करने लगती हूँ या मैं खाना खा के हटती हूँ ना, तो वो मुझे सांस ज्यादा चढ़ जाती है, तो मेरे ना पट्टे खींचे जाते हैं गर्दन से, सीने में, और ये बाजू में बहुत खिंचाव महसूस हो, यानी कि खिंचाव होने लगता है। कितनी उम्र है आपकी? तो मैं कोई काम नहीं कर सकती। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 55 साल है। ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर है, थोड़ा होता है कभी कभी जब बीमार होती हूँ, इतना नहीं होता कि मैं ब्लड प्रेशर के लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं आप? नहीं, अभी तो मैंने यूज नहीं की। पहले मैं दिनों में ना बीमार हो गई थी तो उसमें यूज की थी मैंने कोई मेडिसिन, लेकिन अब वो मैंने बंद की हुई है। अच्छा देखिए, एक बात जहन में रखिए कि आप ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर को दिखाइए, ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। अंदाजे से ब्लड प्रेशर का पता नहीं चलता है, ना ही सिर्फ पल्स देख के ब्लड प्रेशर का पता चलेगा। इसकी अलामात बाज़ औक़ात नहीं होती हैं और बाज़ औक़ात जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं, जिससे आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि पट्ठों में खिंचाव होना, यानी मसल्स में स्पैज़म होना और दर्द होना जिस्म के अंदर, ये भी ब्लड प्रेशर की अलामात में से है। तो बेहतर ही होगा कि आप ब्लड प्रेशर प्रॉपरली चेक करवाएं और जो मेडिसिन डॉक्टर एडवाइस करें उसको रेगुलर फॉलो अप करें। जी डॉक्टर साहब, अभी हम बात करेंगे स्नेक बाइट के हवाले से, काफ़ी तफसीली बात करनी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन और जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताती चलूँ कि आज हम बात करें फर्स्ट एड के हवाले से। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे स्नेक बाइट के हवाले से, तो क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 3 टाइप के स्नेक बाइट्स होती हैं, और यानी जो वेनम है, इनका जो जहर है वो 3 किस्म के असर रखता है। एक वो जो कि नर्व्स को डैमेज करते हैं, अमूमन शायद हमने सुना भी और देखा है कि जी वो नींद आने लगती है, गुनूदगी आने लगती है, बेहोशी की तरफ जाने लग जाते हैं। ये अमूमन जो हैं जो डेजर्ट्स के सांप हैं, खुश्क वाले जगहों पे, उन सांपों के काटने की वजह से ये होता है, जिसमें जो ये कोबरा है, जो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर साहब, हम एक आई थिंक कॉल भी शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं सुमेरा बात कर रही लाहौर से। जी सुमेरा, क्या पूछना चाहती हैं? मैंने पूछना था कि मैं ना खाना खाती हूँ ना, मेरे पेट में दर्द बहुत शदीद होती है। ये नहीं समझ आती या मैदे में दर्द है या पेट में, पूरे पेट में घूमती है। ठीक है। मेडिसिन मैं लेती हूँ, मेडिसिन जब तक खाती हूँ तब तक ठीक रहता है, उसका असर खत्म होता है फिर शुरू हो जाती है दर्द। ठीक है। मैं पूछना चाह रही थी कि इसलिए मैं क्या करूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं तो फिर घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं कौन सी मेडिसिन यूज करूँ मुझे फर्क पड़ जाए? ठीक है। अच्छा सुमेरा, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा 1 बजे से 2 बजे के दरमियान। तो मेडिसिन फिर अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह एडवाइस कर दूंगा इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा कॉल करने के लिए। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सकलैन बात कर रहा हूँ कराची से। मुंह पे दाने निकले हैं, क्या मेडिसिन यूज करनी चाहिए, क्या तरीका है? क्या आप प्लीज रिपीट कर देंगे अपना सवाल? जी, दोबारा रिपीट कर दें अपना सवाल। चेहरे पे दाग धब्बे निकले हुए हैं, क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए? ठीक है। आपके निकले हुए हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं? कितनी उम्र है आपकी? आपको 18 साल। 18 साल है। अच्छा, ठीक हो गया, यानी पिंपल्स निकल रहे हैं दूसरे मानों में ना? ठीक है। तो आप सकलैन मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, मेडिसिन एडवाइस करूंगा मैं आपको इंशाल्लाह इस हवाले से, ताकि पिंपल्स में कमी आए। बहुत बिल्कुल ख़त्म नहीं किए जा सकते, एक बात जहन में रखिएगा, क्योंकि एज ऐसी है, इस एज के अंदर अमूमन टीन एजेस में बहुत कॉमन है, और इसमें अमूमन बहुत सारी लोग क्रीम्स भी अप्लाई करते हैं, एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करते हैं, और बहुत सारे टोटके का भी इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली ये होता है कि जब ज़्यादा हम इसको जितना ज़्यादा छेड़ते हैं उतना ज़्यादा नुकसानदेह होती जाती है। तो खैर मैं आपको मेडिसिन एडवाइस करूंगा प्रोग्राम के बाद। और एक बात ओवरऑल ध्यान में रख लें, जो भी सुन रहे हैं पिंपल्स के हवाले से, जितना स्किन को क्लीन रखा जाएगा, जितना सोप से आप बार बार धोएंगे, उतना ज़्यादा जल्दी ये बेहतरी की तरफ जाएगा, बजाय इसके कि इसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ द क्रीम्स मुख्तलिफ किस्म की वो करते चले जाएँ, तो ये और बैक्टीरिया के लिए आप एक मीडिया प्रोवाइड करते हैं। एंड वन मोर थिंग, डॉक्टर साहब, जो मेकअप करती है ख़वातीन, तो उनको चाहिए कि वो रोज़ रात में अपनी क्लेंजिंग करके ज़रूर सोएं, तो इससे आपकी स्किन जो है वो बेहतर रहेगी। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं स्नेक बाइट के हवाले से। जी, तो एक मैंने जैसे कहा कि न्यूरोटॉक्सिक्स हैं जो कि नर्व्स को डैमेज करते हैं, नसों को सुन्न कर देते हैं। दूसरे जो टाइप है वो है वेस्कुलोटॉक्सिक्स, यानी खून बहना शुरू हो जाएगा अगर जब वो काटेंगे, उसके असर से कुछ देर के बाद से वो चीज़ शुरू हो जाती है। वो पिट वाइपर्स टाइप के स्नेक्स होते हैं। अच्छा, जो इस पानी के सांप हैं उनमें जिस्म में दर्द होता है। अब पॉइंट ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ, अमूमन लोगों का ख्याल ये है कि जब सांप काटता है, खास तौर पे पैरों पे ज़्यादा काटते हैं, इसलिए कि सो रहे अगर आप हैं तो सोते हुए को तो कभी सांप अमूमन नहीं काटता, ये याद रखें, जब तक कि आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करें। अमूमन जब आप चल रहे होते हैं, खेतों पे देहातों में जा रहे हैं या वैसे किसी ऐसी जगह पे, तो उनको इस डर से कि वो ये समझते हैं कि शायद आप उनको अटैक करने वाले हैं, तो वो बाइट कर जाते हैं। ठीक है। ऐसी सूरत में जो ज़्यादातर एरिया है वो पैरों का या टखने की तरफ का होता है। हम अमूमन ये देखा गया है कि इसको उसके ही थोड़े से ऊपर जो है वो एक टॉर्निक्वेट बांध दिया जाता है, यानी एक रस्सी बांध दी जाती है कस के, और उससे भी 6 इंच ऊपर एक और रस्सी बांध दी जाती है ताकि ये फैले नहीं। ये इंतहाई गलत ख्याल है, ये बात ध्यान में रखें, इस इंतहाई नुकसानदेह है। ऐसी सूरत में अमूमन क्या होता है कि जहर तो फैले ना फैले, पूरा आपको जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, और रुकने की सूरत में अमूमन जब आप हॉस्पिटल्स पहुंचते हैं, बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं केसेस जो गांव देहात से शहर की तरफ आते हैं, तो उसमें ट्रैवलिंग में 5, 7, 8 घंटे लगते हैं, और ऐसी सूरत में सिर्फ ये टॉर्निकेट बांधने की वजह से, यानी जो रस्सी जो बांध दी जाती है,
इसकी वजह से ज़ाया हो जाता है, पैर ख़राब हो जाता है और वो खुदा ना खास्ता एम्पूटेट करना पड़ जाता है, यानी कटवाना पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, इससे सिर्फ पैर ज़ाया होता है या खुद भी अल्लाह ना करे मौत वाक़ई हो नुकसान सकती हो है? सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो एक कॉलर भी हो साथ तो हमारे जी। साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई ठीक डॉक्टर है, साहब। तो टॉर्निकेट का याद रखें कि टॉर्निकेट नहीं बांधना, ये गलत ख्याल है। ये ठीक एक है। ऐसी मिथ डेवलप हुई हुई थी जो अब वक्त के साथ तब्दील हो रही है, जो जिनमें शऊर पैदा हो गया है इस हवाले से। सिर्फ जिस जगह पे काटा है उस जगह पे प्रेशर बैंडेज अप्लाई करनी है, ठीक है। उसी जगह पर, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं हो, आपने सिर्फ उस जगह को महदूद रखना है, इसमें आइसिंग नहीं करनी है। लोग अमूमन कॉलर हमारे साथ है। चलें, हेलो, आप अस्सलाम कॉलर ले लें। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन जी, बात मुझे कर रहे हैं? डॉक्टर साहब से बात करा दें। जी प्लीज़ कीजिए। डॉक्टर साहब सुन जी, रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप बोलिए प्लीज़। अच्छा, ये मुझे ये पूछना है कि मेरे मैदे में जैसे ना खराबी हो गई है। अभी मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो उसमें ये कि मैदे में बोला आपकी खराबी है, तो इसलिए मुझे जैसे जलन होती है और दर्द होता है पेट में, और इसके अलावा मुझे चक्कर भी आते हैं इससे। तो ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि आपको इससे ही चक्कर आ रहे हैं। ठीक और है। जैसे कमजोरी भी मुझे बहुत ज्यादा हो गई है। और अभी मैंने अपना ऑपरेशन भी करवाया है ना, मेरा फाइब्रोइड थी तो अच्छा, तो ठीक है। उसकी भी मुझे तकलीफ, अल्लाह का शुक्र उसमें भी मुझे फर्क पड़ गया है, लेकिन उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। नींद भी मुझे नहीं आती है रात को, ठीक हो गया। जलन बहुत ज्यादा है जैसे। अच्छा, तो ये पूछना था, और मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया है, और पाँव की पेनियों में भी मुझे बहुत तकलीफ है, मैं चल नहीं सकती हूँ इस वजह से। ठीक है। अच्छा, जो भी आपने जैसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स बताई हैं, इसमें परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। पेट के दर्द के हवाले से भी, पेट में जो ख़राबी की बात करें, यानी गैस्ट्राइटिस हुआ हुआ है, तेज़ाबियत बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आपके मुस्तकिल जो जहाँ पे सोजिश हो रही है वहाँ पे तेज़ाब असर कर रहा है और दर्द कर रहा है और गर्मी पैदा कर रहा है। और जहाँ तक पिल्लियों में दर्द के हवाले से आपने बात की, वो वज़न बढ़ने का भी बिल्कुल उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा 1 से 2 बजे के दरमियान, इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन एडवाइस करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। तो टॉर्निकेट नहीं बांधना है, ये बात जहन में रखें। 1, 2, 3 जगह पे, चाहे वो हाथ में हो कहीं हो, तो उसके नुकसानात बढ़ जाते हैं। बर्फ़ नहीं लगानी है, ठंडा नहीं करना है, ना उसको वार्म करना है, ठीक है, एज़ इट इज़ रखना है जैसे। और ना ही उसको पानी में डाल के, अमूमन लोग होता है कि पानी इसमें बहाएंगे तो वो जो जहर है वो बह जाएगा, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये तमाम चीज़ें अवॉइड किया जाए, सिवाय इसके कि उसको सिर्फ जिस जगह पे काटा है उसको जितना कम हिलाएंगे उस पार्ट को, यानी पैर के हिस्से में, तो उसको हिलाना नहीं, क्योंकि एम्बुलेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स करेंगे तो फिर वो स्प्रेड करना शुरू करेगा। ये बहुत बड़ी एहतियात है। बाकी एंटी स्नेक वेनम जो ASV जिसे हम कहते हैं वो दिया जाता है इसके अंदर, और सपोर्टिव थेरेपीज दी जाती हैं, चाहे वो विटामिन के इंजेक्शन हो गया या दूसरे। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं डॉग बाइट के हवाले से, जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उस हवाले से पहले तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो हमारे इदारे हैं, एग्जैक्टली, प्लीज़ ये जितने भी इलाकों के अंदर डॉग्स हैं इनको मारा जाए, इनको या तो ख़त्म किया जाए या वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अमूमन ये होता है कि कई मैंने तो ऐसा नहीं देखा, कराची में तकरीबन हर जगह मूव कर रहे होते हैं, और हर सब जगह कुछ ही पे दिनों नजर आ पहले रहे हैं। बहुत खबरें आई थी कि डॉग बाइट्स की वजह से काफी लोग और एक्सपायर मैं भी नहीं हुए। समझता कि कोई इतना मुश्किल काम है कि इनको पकड़ के कहीं ऐसी जगह है तो डिस्पोज किया जाए या ठीक है। जो भी करना है। तो ये चीज़ पहले ज़रूरी, ट्रीटमेंट में बाद में बताऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम साथ ही साथ कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं शहबाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शहबाज, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये जा रहा हूँ, मेरे हर गर्मियों में मानसून में मेरे घुटनों के नीचे ना खारिश शुरू हो जाती है और मेरे ना बाल जड़ जाते हैं सारे। ये 2 महीने, जैसे मौसम चेंज होता है फिर ठीक हो जाता है, खुद ठीक ही है। ना कोई दवाई लगाता हूँ। क्या मसला है, मैंने ये पूछ रहा है बस। अच्छा देखिए, एलर्जिक टाइप भी हो सकता है, ये सीजनल इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, एक्जिमा होता है उसकी वजह से भी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में टॉपिकल एप्लीकेशन दी जाती है, क्रीम्स की साफ़ करा जाए पहले जगह को और उसके बाद फिर उसमें टॉपिकली अप्लाई किया जाए। तो ऐसी मेडिसिन आपको दी जा सकती हैं, एडवाइस की जा सकती हैं। आप प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा। मेडिसिन एक्चुअली मैं इसलिए नाम नहीं लेता हूँ प्रोग्राम के दौरान कि बहुत सारे लोग उसे सुन रहे होते हैं और वो अपने तौर पे सिम्टम्स कुछ मैच करते हुए कहते हैं चलो ये मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, इसको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन किसी भी ड्रग, किसी मेडिसिन का डोज और उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी के हिसाब से होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी देनी है, कितने दिन तक देनी है, इसलिए मैं मेडिसिन का नाम नहीं लेता हूँ। आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी कौन हेलो, बात कर रहे अस्सलाम हैं? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अयाज बोल रहा हूँ, ये लाहौर से। जी अयान, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा मेरा पोता है, उसकी उम्र 5 साल। जी जी। तो कल उसने सुबह कंप्लेन की कि पेट में दर्द है ना। ठीक है। तो उसके बाद कभी होता था कभी नहीं। फिर उसके हमने उसको कोई कावा वगैरह दिया, तो उसके बाद जोर के बाद उसको हल्का सा बुखार हो गया। ठीक है। फिर उसको 5 बजे उसको वोमिट हो गई ना। ठीक है। और उसके बाद वो लगातार उसको वोमिट रही, और फिर उसका टेम्परेचर 101 तक हो गया। ठीक है। फिर रात को हमने उसको कारपोल वगैरह दी, और कभी टेम्परेचर फिर वो उसके बाद फिर उसको वो हो गया, वोमिट हो गई। ठीक है। और कभी थोड़ी सी आवाज़ आवाज से प्रॉब्लम है। जी जी। अयान साहब, आपने आखिरी लास्ट में क्या कहा, दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज? जब फीवर हुआ है और वोमिट हुई है उसके बाद। आई थिंक कुछ कॉल में प्रॉब्लम है जी। डॉक्टर साहब, आप उनकी जवाब ठीक है। क्या ऐसा देना चाहेंगे? देखें, जैसे बच्चे को आपने बताया कि पेट में दर्द हुआ, बाद में ऐसा होता है कि 4-5 साल का बच्चा है, कोई इंजेक्शन कोई चीज़ ऐसी मुंह में रख ली है, कोई चीज़ ऐसी खा ली है जिसकी वजह से बाद में इरिटेशन हो जाती है, पॉइजनिंग भी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग, वोमिट हो जाती है। अच्छा, इसकी सीवियरिटी डिपेंड करता है, कुछ लोगों को ज़्यादा वोमिट होती है, कुछ में कम हो रही होती है। और यही चीज़ क्योंकि आगे बढ़ गई और उसके बाद वो अगर कोई ऐसा टॉक्सिन चला गया या कोई ऐसी चीज़ चली गई जो कि नहीं जानी चाहिए थी या नुकसानदेह थी, वो जज्ब हो गई, तो फीवर भी कर सकती है। वायरल भी अमूमन वायरल में भी जो है, वायरस के अंदर भी ऐसा हो जाता है। वायरल गैस्ट्राइटिस कॉमन है, और यही वायरस अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऐसी सूरत में फीवर भी कर सकता है। तो 1 से 2 दिन तक तो सिर्फ अभी आप कैलपॉल पे ही रखें, जैसे अभी आप दे रहे हैं। बच्चे का डोज ज़रूर एडजस्ट कीजिएगा। तकरीबन जो है उसको वो 1.5 चमचा जाएगा सुबह दोपहर शाम। ठीक है। 125 मिलीग्राम पर 130 मिलीग्राम पर 5 ml के ऊपर ये आप उसको रेगुलर दें। और उसके साथ साथ फिर अगर ये परसिस्टेंट रहता है तो आप कॉल कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर कोई सपोर्टिव मेडिसिन हुई तो मैं एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो डॉग बाइट है उस हवाले से पूछना चाहूँगी कि कोई फर्स्ट एड है या फिर आप अस्पताल का ही फौरी रुख करना चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें ऐसा देखा जाए तो क्योंकि रेबीज़ है और डॉग से स्प्रेड होती है, और तकरीबन कोई 70-80% जो डॉग्स हैं वो खुद रेबीज़ इन्फेक्टेड होते हैं। हमारे यहाँ डॉग्स की कोई वैक्सीनेशन तो हमारे इंसानों की नहीं हो रही, तो डॉग्स की कहाँ से होगी? तो एक बहुत बड़ा इशू तो ये है। तो ऐसी सूरत में जब वो बाइट लेते हैं तो ऑब्जर्वेशनल होता है कि आप डॉग को भी ऑब्जर्व करते हैं और बंदे की बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करते हैं। चांस नहीं लेना चाहिए। बेहतर है कि एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन जो ARV कहती है, जो ARV कहलाता है, वो आप स्टार्ट करवानी चाहिए। ठीक है। और इन केस अगर डॉग कहते हैं मर जाता है जो इसके हवाले से, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेट्स था, तो इसमें बंदों के जो जिसको काटा है उसको चांसेस होता है कि अगर अनट्रीटेड रह जाए तो हाइड्रोफोबिया जो है वो हो सकता है। उसके अलावा भी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बेहतर ये है कि इसको ARV करवा लेनी चाहिए। ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? फोबिया बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। जी सोबिया, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे कोरोना था तो नेगेटिव आ गया, लेकिन अब मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा है और सर में बहुत शदीद तकलीफ है, मुझसे उठने नहीं होता है बिल्कुल। अच्छा, नेगेटिव आगे से मुराद ये कि पहले पॉजिटिव था? जी जी, पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, वायरल के अंदर आपकी एज कितनी है? ये 52। ठीक है। अच्छा देखिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोविड हो या कोई और वायरस हो, एक बात जहन में रखें कि कमज़ोरी वाकई होती है क्योंकि बॉडी के जो सेल्स हैं, जिस खास तौर पर WBCs जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, फाइट कर रहे होते हैं और रेजिस्टेंस कहते हैं ना, रुकावट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, और इस दौरान जो है उनकी क्वांटिटी कम भी हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होती है और आपको फीवर या कमज़ोरी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में डाइट अपनी अच्छी रखें। थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लगता है, कुछ पेशेंट्स में रिकवरी जल्दी अच्छी हो जाती है, कुछ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो परेशान नहीं हो। कोई मेडिसिन के ऐसा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कोई एक मल्टीविटामिन आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ साथ जो है ग़िज़ा में नरम ग़िज़ा और न्यूट्रिशियस ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यखनी का इस्तेमाल बढ़ाएं, अपना इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर करें, तो इंशाल्लाह जल्दी जो है वो इस बीमारी को निजात पाएंगी। फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है फर्स्ट एड के हवाले से। डॉक्टर साहब, बाइट्स के हवाले से हमने बात कर ली, स्नेक बाइट, डॉग बाइट्स, लेकिन अगर मैं पूछना चाहूँ कि अक्सर अमूमन जो है बच्चे जल जाते हैं, किसी में हाथ डाल दिया ये वो, तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? बच्चे ही बल्कि क्या बड़े भी जल हैं जाते हैं। बिल्कुल बर्न्स के हवाले से। बल्कि कल भी मुझे कॉल्स जब आई तो उसमें अक्सर लोगों का यही था कि हमें कोई ऐसी क्रीम बता दें जो घर में मौजूद हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर बर्न्स हो, सिर्फ मैं बर्न्स की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में वो अप्लाई की जा सके। तो सल्फ़ा जो है सिल्वर सल्फ़र डायजीन बेसिकली एक मेडिसिन है। सिल्वर सल्फ़र डायजीन 1%, अगर ये क्रीम मिलती है 1%, इसकी उसमें एक्चुअली मिकदार जो है वो 1% होती है। ये क्रीम मुख्तलिफ़ नामों से मार्केट में अवेलेबल है जो मेडिकल स्टोर वाले जानते हैं। सिल्वर सल्फ़र डायजीन, ये अगर वो अपने घर में रखते हैं एटलीस्ट, तो खुदा ना खास्ता अगर बर्न हो जाए तो ताकि छाला ना बने और वो ना हो, तो उसको अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन स्मॉल लेवल पर तो समझ में आता है कि जहाँ छोटे बहुत छोटे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ज़रा से इसकी, क्योंकि परसेंटेजेस होती हैं बर्न्स की कि कितने % बर्न हुआ है, अल्लाह ना करे 35-40% या 50% बर्निंग होती है या इससे ज़्यादा, तो ऐसी ज़रूरत में आपका वाटर लॉस होता है और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा से बढ़ जाते हैं, इंतहाई नुकसानदेह। तो ऐसी ज़रूरत में कोई घर में तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। उस सूरत में तो हॉस्पिटल डेफिनेटली रश करना है। लेकिन माइनर जो बर्न्स की हम बात करते हैं, कोई जल गया किसी गर्म जगह पे, स्त्री से हाथ लग गया, टच हो गया, अब ऐसी सूरत में उसमें सिल्वर सल्फर डायजीन जो है वो 1% लगाई जा सकती है। ठीक है सर, तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं या जी हाँ, बस उसको क्लीन करके, जैसे मैंने कहा कि आपने पानी से धोने के बाद हल्का सा उस पर लगा लें, तो और उसको 2 से 3 दफ़ा दिन में लगाया जाए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आज हमारे इसको हम वैसे इस टॉपिक को हम इख्तिताम करेंगे, लेकिन मैं लास्ट जाते थे यही पूछूंगी कि हार्ट अटैक की सूरत में क्या करना चाहिए, बिकॉज अक्सर देखा गया है कि लोग परेशान हो जाते हैं सूरत हाल। कॉलर भी हमारे साथ है, इसका जवाब हम कॉलर के बाद लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, मैं हिदायतुल्लाह बात कर रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब से बात करनी है, हमारे कमर में दर्द पड़ रहा है। जी प्लीज कीजिए। ये हमारे कमर में दर्द है, लेकिन 5 सालों से, और मैंने बहुत दवाइयाँ करवाई है, ये खत्म नहीं हो रहा। ये कोई जड़ वगैरह का चक्कर है, पता नहीं क्या चक्कर है। हम थोड़ा सा उसको मालिश करते हैं तो वो सूज जाती है। ठीक है। अच्छा, कमर में देखें ज़्यादातर दर्द की वजह जो है वो मोरों की वजह से होता है। मोरों में अगर रगड़ पैदा हो जाए, ठीक है, L1 से L4 L5 लेवल्स तक में कहीं पर भी कोई मोरे में कंप्रेशन आ रही है तो नर्व दबती है, उसकी वजह से दर्द होता है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, कुछ मेडिसिन्स मैं आपको एडवाइस करूँगा, इंशाल्लाह उससे काफ़ी अफाका होगा, और फिर अगर कोई टेस्ट रिकमेंड करना चाहते हो वो मैं कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन आई थिंक हमारी ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब, बस हार्ट अटैक की सूरत में क्या करना चाहिए? हार्ट अटैक की सूरत में सिर्फ एक जहन में रखें, ज़रा सा भी शक है, सांस की अगर उखड़ रही है पेशेंट के, चाहे यहाँ दर्द हो रहा हो, सीने में हो रहा हो, हाथ में हो रहा हो, बाजू में कहीं पर उंगली पे हो रहा हो, और अगर उससे कह रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है, ये जो लफ्ज़ सुनने में आता है कि जिसमें घबराहट हो रही है या बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, फौरी तौर पे हॉस्पिटल रश करें। कोई तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम जितना बचा सकते हैं, बजाय इसके कि कोई किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बदअज़मी है, ऐसा ये बदअज़मी तो हॉस्पिटल में जाके भी ट्रीट हो जाएगी, लेकिन ये जो टाइम निकल गया खुदा ना खास्ता, ये जानलेवा हो सकता है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अस्पताल का रुख करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पीरियड को भी तो हमें सेव करना है, तो उस सूरत हाल में क्या करें? देखिए, हार्ट के पेन के अंदर आइडियली अगर देखा जाए तो जो नाइट्रोग्लिसरीन्स हैं, जो कार्डिक पेशेंट्स ऑलरेडी हैं वो तो ये बात समझते हैं, जो डॉक्टर्स ने एडवाइस की होती है नाइट्रोग्लिसरीन वो घर में रखते हैं और फिर ज़बान के नीचे हार्मोन रखी जाती है ताकि वेनोडाइलेशन हो और पेन कम हो। लेकिन सिर्फ एटलीस्ट, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा था कि डिस्प्रीन जो है वो आधी डिस्प्रीन का इस्तेमाल फौरी तौर पे करा दिया जाए और फिर हॉस्पिटल रश किया जाए। बिल्कुल, अस्पताल का रुख करना बहुत ज़रूरी है। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी प्लीज़ कीजिए। जी, ये पूछना था कि मुझे कोरोना हुआ था, तकरीबन 43 डेज हो गए हैं। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू के जो जितने सिम्टम्स थे वो सारे चले गए हैं, लेकिन अब तक बुखार नहीं जा रहा है। हल्का हल्का बुखार एक सुबह शाम होता है। तो उसके लिए, क्योंकि चेस्ट एक्सरे भी करवाया था वो भी क्लियर है, और उसके अलावा जो है ना मलेरिया टाइफाइड का भी टेस्ट 2 दफा करवाया, वो भी सही है, लेकिन फिर भी बुखार नहीं छोड़ रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूं, आप क्या कहते हैं? ठीक हो गया। अच्छा देखें, जो आपकी बॉडी की कमज़ोरी है ना, जिस्म में कमज़ोरी की वजह से भी बाज़ फीवर हो जाता है, ठीक है, लो ग्रेड फीवर रहता है। जब हम मेडिसिन रेगुलरली बुखार उतारने की अद्वियात को कंटिन्यू रखते हैं, बाज़ उसकी वजह से भी फीवर हो जाता है, क्योंकि थ्रेशोल्ड चेंज हो जाता है बॉडी का।
तो कोशिश करें कि अभी फ़िलहाल अभी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, मैं 1-2 हिदायत आपको करूँगा इस हवाले से, उसको इंशाल्लाह फॉलो करें। और अगर एक टेस्ट और है मैं एडवाइस करूँगा आपको प्रोग्राम के बाद कॉल पे, तो इंशाल्लाह वो करवा लें ताकि इत्मीनान हो जाए कि कोई और इशू तो नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त जो है वो इख्तिताम पर है और इंशाल्लाह कल हम बिल्कुल हाजिर होंगे, लेकिन एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक मैं आपको बताते चलूँ, कल हम बात करेंगे जॉइंट पेन के हवाले से, यानी जोड़ों के दर्द पे हम बात करेंगे। तो जो भी आपकी मुश्किलात हैं जोड़ों के दर्द के हवाले से या दीगर जो भी मसाइल हैं बीमारी के हवाले से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा डॉक्टर साहब का साथ रहेगा आपके साथ। और मैं बताती चलूँ कि कोरोना के पेशेंट्स जो हैं उसमें कमी आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला और बेहतरी की तरफ हम जाएं और हमारी जो ईद आने वाली है जन करीब है वो अच्छे से हम गुजार सकें। ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब को मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और कोरोना चल रहा है, एहतियात लाजमी है। अल्लाह निगहबान।